नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री यानी भारत का वास्तविक जो शासनाध्यक्ष होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारे मंत्रिपरिषद के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर जिसकी मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, इनके लिए कौन कौन से अनुच्छेद है और संविधान में इनका क्या प्रावधान है और इनकी नियुक्ति के बारे में क्या क्या प्रावधान है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं भारत का प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर जो 74 है, उनके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी आर्टिकल नंबर 74 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को मदद देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी संविधान अगर प्रधानमंत्री को कहीं पावर दे रहा है तो वो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 74 में दे रहा है। तो अपने अनुच्छेद नंबर 74 को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद नंबर 74 किससे संबंधित है, तो मंत्रिपरिषद प्लस प्रधानमंत्री दोनों से संबंधित है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। राष्ट्रपति तो है ही है, इन तीनों से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 74। इसके बाद हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब एक बात का ध्यान रखना कि जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। बहुत सी बुकें निर्वाचित लिखती हैं, लेकिन निर्वाचित नहीं होता है, ये नियुक्त होता है। अब आप कहोगे कि प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है। चुनाव नहीं होता है जी। जिसको आप वोट देते हो उसे सांसद के रूप में वोट देते हो, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। और जो जीते हुए सांसद है वह अपने बहुमत दल का नेता चुन लेते हैं, और जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है जी। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। जैसे यहाँ लिखा गया, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह करें जी। सबसे पहला काम क्या होगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? जो बहुमत, किसी को अगर बहुमत मिला है, उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री यानी पीएम नियुक्त कर देगा। अब पीएम उसको एक लिस्ट बना के देगा कि ये मेरे मंत्री हैं, इन्हें आप नियुक्त कर दीजिए। राष्ट्रपति उस जो लिस्ट में है बिना फेर बदलाव किए सभी को अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखना। राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की जो लिस्ट होती है उसको बदल नहीं सकता है, वह उसे मानने के लिए बाध्य है। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदस्य हो या व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं हो। उसे 6 महीने के अंदर संसद में बनाना अनिवार्य है। अगर नहीं बनता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। एक बात का मित्रों ध्यान रखना कि अगर कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए कानूनन जरूरी नहीं है कि वो जीता हुआ हो, यानी चुनाव में जीता हुआ हो। वह सदस्य बनने के उपरांत 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदस्य यानी किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। कहने का भाव अर्थ है कि चाहे वह राज्यसभा से चुन के आई, चाहे वह लोकसभा से चुन के आई, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेने अनिवार्य है। अगर वो नहीं लेता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा मंत्रिपरिषद। इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्रधानमंत्री विधायिका व कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। बिल्कुल जी। देखिए जी, अगर हम बात करें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों एक ही होते हैं जी। लेकिन भारत के अंदर राष्ट्राध्यक्ष अलग होता है, शासनाध्यक्ष अलग होता है। राष्ट्राध्यक्ष अगर हम बात करें वो तो राष्ट्रपति होगा और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। यानी जी भारत की जो शक्ति है जी, यानी वास्तविक अगर पूछे कि देश का वास्तविक शासक कौन है तो वो होता है जी पीएम जी। और शासनाध्यक्ष भी पीएम होता है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है। तो इस बात का ध्यान रखना जी। तो इसके तो महत्वपूर्ण है। कल आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि यानी इससे पहले वाली वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति की जो है वेतन कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो होता है 5 लाख रुपए। उसके बाद मैंने प्रश्न पूछा था कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, उसे सभापति के तौर पर वेतन दिया जाता है। वो कितना है? वो दिया जाता है 4 लाख रुपए। सभी स्टूडेंट ने आंसर सही दिया।
अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वो नोट कर लेना। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। लेकिन उपराष्ट्रपति के नाम से ना मिलकर राज्यसभा का सभापति के तौर पर उसे मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपसे एक प्रश्न और किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे कितना वेतन मिलता है और अन्य जो न्यायाधीश है उन्हें कितना मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, आंसर देना है। चलिए जी, आगे बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरीके से होती है। देखिए जी, भारत में जो प्रणाली है वो किस तरीके की है। भारत में प्रणाली है संसदात्मक प्रणाली। अब आप कहोगे कि ये संसदात्मक प्रणाली क्या होती है जी। देखिए जी, किसी देश में अगर लोकतंत्र है तो वहाँ संसद होगी जी, यानी संसद होगी जहाँ जहाँ लोकतंत्र होगा, यानी जनता जिन लोगों को वोट देती है वो चुन के संसद में जाते हैं, वे उस देश का संचालन करते हैं। उस देश को कहा जाता है संसदात्मक प्रणाली। अब आपको संसदात्मक प्रणाली है तो दूसरी प्रणाली कौन सी होती है। दूसरी होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, एक अर्ध अध्यक्षात्मक होती है। एक अगर हम बात करें संसदात्मक की जगह पर जो है जी राजशाही भी होती है, जिस तरीके से इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में संसदात्मक प्रणाली ना होकर वहाँ पर राजशाही प्रणाली है, यानी वहाँ पर राजा का शासन है। भूटान में राजा का शासन है। इस तरीके से अलग अलग प्रणालियाँ हैं, जिस देश को जो अच्छी लगती है वो उस तरीके से रखते हैं। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यहाँ पर जो प्रणाली है वहाँ पर संसदात्मक प्रणाली, यानी जिसे हम वोट देते हैं वो चुन के संसद में जाते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है और नियुक्त करने के लिए बाध्य भी। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं है राष्ट्रपति जो बहुमत दल के नेता उसको मतलब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं, वो बाध्य है, उसे बनाना ही पड़ेगा। जो महामहिम हमारे राष्ट्रपति हैं उन्हें बनाना ही पड़ेगा, वो बाध्य हैं। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विवेक का प्रयोग कर सकता है, यानी सब विवेक का प्रयोग कर सकता है। अब ये कब कंडीशन कम होगी, ये कंडीशन होती है जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति अपने सब विवेक का प्रयोग करके किसी को भी किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, उसे विश्वास मत हासिल करना आवश्यक होता है। जब बहुमत दल वाले नेता का कोई भी निश्चित नेता न हो या दो समान रूप से प्रभावशाली हो तो तब भी वह सब विवेक का प्रयोग करके भी राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। मान लीजिए जी, आज कांग्रेस या बीजेपी, मान लीजिए बीजेपी के अंदर बीजेपी का शासन है और बीजेपी में दो गद्दावर नेता है और उनका चुनाव बीजेपी में बहुमत मिल गया है, लेकिन अब वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि दल का नेता किसे बनाया जाए। तो राष्ट्रपति अपने सब विवेक का प्रयोग करके किसी दोनों में से एक को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। तो वैसे संविधान में लिखा नहीं हुआ है कि वह सब विवेक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन फिर भी वो करता है, तो इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे जब राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर कुछ समय के लिए किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, यानी जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, यानी इस कार्यकाल पूरा हो जाए या सरकार अल्पमत में हो जाए तो लोकसभा की भंग करने की आवश्यकता आ जाएगी, यानी दोबारा चुनाव करवाने हो तो इस समय भी राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकता है, यानी टेम्परेली किसी को भी नियुक्त कर सकता है। वो उसका सब विवेक से प्रयोग करता है, इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री का कार्यकाल, यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है जी। प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, प्रधानमंत्री का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह जब तक सदन के दल का, यानी जिस दल को बहुमत है प्राप्त है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह सदन के उसके दल द्वारा प्राप्त बहुमत के निर्भर करता है, नहीं, इस बात को आधा लिखा गया है। आगे हम यहाँ करेंगे, यानी बहुमत दल के नेता रहने तक है, यानी जिस दल को बहुमत मिला है उसका नेता रहना भी आवश्यक है। अगर उसी दल के व्यक्ति अगर ये कह दे कि हम इस व्यक्ति को दल का नेता नहीं मानते हैं तो उस समय अभी जो उसका प्रधानमंत्री के पद पे बैठा होगा उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसीलिए कंडीशन यहाँ लागू होती है कि वह बहुमत दल के नेता रहने तक उसका कार्यकाल होता है, वैसे उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे, वह राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किए जाने पर लोकसभा
में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पद मुक्त हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री को पद से हटाया कैसे जा सकता है? वह राष्ट्रपति को अगर इस्तीफा दे देवे, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर दे या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करें प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर या मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, जबकि लोकसभा भंग नहीं होती। एक बात का ध्यान रखना, इस बात को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। जो विद्यार्थी पहली बार संविधान कर रहा है या 2-3 बार कर लिया है वो भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अगर किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो क्या लोकसभा भंग हो जाएगी? बिल्कुल भंग नहीं होगी जी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। एक बात का मैंने संसद टॉपिक करवाया था, उसमें ये कहा था एक साथ डूबते हैं एक साथ तैरते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो मंत्रिपरिषद भंग होती है, ना कि लोकसभा। लोकसभा कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा तब भंग होगी जब बहुमत ना रहे, किसी भी कोई भी दल अपना बहुमत साबित ना कर पाए, राष्ट्रपति को ऐसे ही लगता है कि चुनाव करवाना आवश्यक हो गया है, किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है, तब लोकसभा भंग होती है। इस बात का ध्यान रखना। प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके जगह पर दूसरा दल का नेता चुन लिया जाता है और वो अपनी नई मंत्रिपरिषद नियुक्त कर देता है। अगर उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो वो जो उसकी मंत्रिपरिषद है वो भी भंग हो जाएगी और दोबारा से कोई दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना जी। यानी प्रधानमंत्री के इस्तीफे से संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोकसभा भंग नहीं होगी। इस बात को भी ध्यान रखना जी, क्योंकि वो दल का नेता अपना किसी और को चुन लेंगे जिसको बहुमत मिला हुआ है। इस बात का ध्यान रखना जी। अब उसके प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियाँ देखिए जी। भारत के अंदर प्रधानमंत्री के पास संपूर्ण शक्तियाँ हैं जी। इनडायरेक्ट वो भारत का संचालन वही करता है जी। अब प्रधानमंत्री नीति आयोग राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है जी। देखिए जी, ये नीति आयोग राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये इनकी जो ये संस्थाएं हैं इनको संभालते तो उपाध्यक्ष है, लेकिन इनका जो अध्यक्ष होता है पदेन अध्यक्ष वो कौन होता है? पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। इस बात का ध्यान रखना जी। नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय परिषद हो गया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। एक बात का ध्यान रखना जी, मंत्रिपरिषद का और मंत्रिमंडल दोनों का मुखिया कौन होगा? पीएम होगा जी। और उनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम करेगा, यानी प्रधानमंत्री करेगा जी। इस बात का ध्यान रखना जी। एक बात मैंने ऊपर पढ़ाई थी, ऊपर ऐसे लिखा हुआ था कि विधायिका व कार्यपालिका का मुखिया होता है। बिल्कुल जी, विधायिका यानी व्यवस्थापिका है उसका भी मुखिया वही होता है और कार्यपालिका का मुखिया भी वही होता है, क्योंकि जब सरकार उनकी है तो चलती उन्हीं की है। जो नियम कानून विधि वगैरह बननी है वो पीएम के द्वारा ही बनती है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना जी। अब आगे का प्रश्न है आपसे, अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रियों को विभागों का बंटवारा यानी आवंटन, फेर बदलाव करना और मंत्रियों को हटाना जैसे कार्य करता है। अब अनुच्छेद 75(1) में मंत्रियों को किस विभाग देना है, उन्हें कौन सा आवंटन करना है, विभाग फेर बदलाव करना है या मंत्री को हटाना है रखना है, ये सारा कार्य अनुच्छेद 75(1) में होता है। देखिए मित्रों, जो ये अनुच्छेद है इन्हें साथ साथ में नोट करते रहिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को शासन की गतिविधियों के बारे में सूचित करता रहता है। अब एक बात का एक प्रश्न यहाँ से भी निकलता है कि जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिपरिषद, ये जैसे मंत्रिपरिषद है और ये राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री इनके बीच की कड़ी होती है जी। क्योंकि राष्ट्रपति पीएम से सारी सूचनाएं लेता है मंत्रिपरिषद की, तो एक तरीके कड़ी का कार्य करता है अनुच्छेद 78 के तहत। यानी राष्ट्रपति को शासन की गतिविधियों के बारे में सूचित करता रहता है कि हमारे ये इस तरीके का चल रहा है, अब ये प्रक्रिया चल रही है, अब ये कर रही है। तो एक तरीके से कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री पीएम। इसके बारे में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ प्रथम तथ्य हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यानी प्रथम कौन कौन थे? आप जानते हो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1947 में पहली बार बने थे। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी है जी, 1966 में बनी थी। देखिए जी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद है जी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अब 1977 में सबसे पहले
1977 का समय होता है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं श्री मोरारजी देसाई बनते हैं 1977 में, इस बात का ध्यान रखना। इससे पहले 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का ही शासन था। और प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई जनसंघ से होते हैं, पूर्ण बहुमत नहीं होता है, मिलजुल कर जोड़ तोड़ करके बनाते हैं जी। और इनकी सरकार मात्र 3 वर्ष ही चलती है और उसके बाद में इनकी लोकसभा भंग करनी पड़ती है जी, इस बात का ध्यान रखना जी। इसके बाद जी सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पूछे जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है जी। 1947 से शुरू हो गए 1964 तक, यानी अपने मृत्यु तक ये भारत के अंतिम समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगभग 17 वर्ष तक भारत पर शासन किया था इन्होंने, तो इसका भी ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि ये प्रश्न तो बहुत आसान है, हमें क्यों बताया जा रहा है? तो ये मित्रों ये इसलिए है कि कई बार आसान प्रश्न भी मुश्किल हो जाती है। हम किसी भी दिशा से मात ना खाएं, इसके लिए इन प्रश्नों को साथ में जोड़ना आवश्यक है। आप बड़ी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटों की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है जी, अगर बात करें व्याख्याता भर्ती 2016 राजनीति विज्ञान के जो पेपर हुआ था व्याख्याता भर्ती का, और उसमें इस तरीके के ही प्रश्न पूछे गए थे, जबकि वो तो राजनीति का एक बहुत बड़ा पोर्शन उसमें आता है, लेकिन ज़्यादा इसी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिससे अधिकतर पढ़ने वाले स्टूडेंट का नुकसान हो गया था। आगे हम बात कर रहे हैं कि एक कार्यकाल में सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पूछें तो कौन है जी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है जी। सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद में इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था जी। तो सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, इस बात का ध्यान रखना जी। इसके बाद अगर हम बात करें एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया जी, चौधरी चरण सिंह है जी। लगभग 6 महीने रहे थे, तब तक कोई भी सत्र नहीं आया और उन्होंने कभी चरण ही नहीं पड़े चौधरी चरण सिंह के लोकसभा यानी संसद में जी। इसके बाद अगर बात करें लोकसभा चुनाव में एकमात्र पराजित प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा चुनाव के अंदर एकमात्र पराजित, यानी अपने ही सीट से हार गई थी। प्रधानमंत्री की उम्मीदवार भी थी लेकिन अपनी ही सीट से हार गई थी 1977 में। आप जानते हो 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और उसकी वजह से जनता का गुस्सा झेलना पड़ा था। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली ऐसी महिला, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने ही पद से हार गए थे, वो हालांकि कांग्रेस की सबसे गद्दावर नेता थे, प्रथम श्रेणी की नेता थी, लेकिन फिर भी वो हार गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, देखिए जी, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996 में किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बने थे जी। और दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री भी यही है जी, पीवी नरसिम्हा राव, इस बात का भी ध्यान रखना जी। और दूसरे एच.डी. देवगौड़ा जी। ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे, ये रहे जी एच.डी. देवगौड़ा, मैंने बताया था कर्नाटक विधानसभा के मुख्यमंत्री थे जी, इस बात का 1996 में। ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1966 में, उस समय ये बिल्कुल युवा थी और राज्यसभा की सदस्य थी। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री थे और अब भी वर्तमान में भी वो राज्यसभा सीट से हैं, यानी अपने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं जीते लेकिन फिर भी राज्यसभा के द्वारा चुने हुए हैं और भारत में 10 वर्ष तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और वो भी राज्यसभा के सदस्य के तौर पर रहे थे। असम से चुने जाते थे जी इनका। अब ये थे। अब हम बात करें आज तक हुए प्रधानमंत्रियों के बारे में, तो आज तक के भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जी। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछे तो गुलजारी लाल नंदा जी है जी। इसके बाद जी जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, ये बने थे 2 वर्ष के लिए, 1964 से 1966 तक बने थे जी। बाद में इनकी भी जी ताशकंद में इनकी भी मृत्यु हो गई थी जी। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है जी। और इसके बाद गुलजारी लाल नंदा को फिर से बुलाया जाता है और ये 13 दिन के लिए फिर से कार्यवाहक
प्रधानमंत्री बनते हैं, यहाँ भी 13 दिन के लिए बनते हैं और यहाँ भी 13 दिन के लिए बनते हैं। उसके बाद में ये अपना अलग चुनते हैं और वहीं से ही निकल के आती हैं भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी के नाम से जाना, इंदिरा गांधी वहीं से ही। और 1966 से लेकर 1977 तक लगातार भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं जी। और उसी बीच इन्होंने दो इमरजेंसियाँ लगती हैं। एक तो 1971 में पाकिस्तान भारत पाक युद्ध और 1975 के अंदर आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था जी। इसके बाद मोरारजी देसाई जी 1977 से 1979 तक बनते हैं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह है जी, मात्र 6 माह के लिए बनते हैं। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी, फिर से इंदिरा की एंट्री होती है। इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा आया था। उसके बाद में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है जी। और उसके बाद राजीव गांधी आते हैं जी। राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। आधुनिक भारत के जन्मदाता कौन है? राजीव गांधी। भारत में टेक्नोलॉजी लाने का श्रेय किसे जाता है? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी एक युवा थे, इसीलिए युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे थे। तो भारत में एक क्रांति लाने वाले और टेक्नोलॉजी लाने वाले भी राजीव गांधी थे जी। और 1990 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए बनते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर जो 1 वर्ष के लिए वो बनते हैं जी 1990 से 91 तक, जबकि विश्वनाथ जी बनते हैं जी। वीपी सिंह जी बनते हैं 89 से 90 तक बनते हैं। चंद्रशेखर भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का जो आर्थिक मंदी में जो सोना है वो गिरवी रखा था जी। उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था जी। इसके बाद आते हैं जी पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में अटल जी आ जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996 तक, यानी एक माह के लिए ये बनते हैं मात्र। और बाद में इन्हें भी त्याग पत्र देना पड़ता है, 1 माह नहीं 13 दिन के लिए बनते हैं। उसके बाद HD देवगढ़ आ जाते हैं जी 1996 से 1997 तक। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी आ जाते हैं जी, जिन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया था जी 1997 से 1998 तक। यानी ये मिली जुली सरकार होती है जो चल नहीं पाती है और अधिकतर पार्टियों ने इकट्ठे होकर जोड़ तोड़ करके सरकार चलाने का प्रयास किया था, लेकिन वो चल नहीं पाती है। और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की फिर से एंट्री होती है और वो मिली जुली सरकार लेके 1998 से शुरू होकर 1998 और 99 में जब वो नहीं बन पाए थे, उसके बाद 1999 से 2004 तक 5 वर्ष अपने पूरे करते हैं, यानी गठजोड़ करके अपने 5 साल पूरे करते हैं। और उसके बाद में एंट्री होती है सरदार जी मनमोहन सिंह जी की, जो 2004 से लेकर 2009 तक भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसके बाद में दोबारा से UPA की जो सरकार होती है वो दोबारा से अपना कैंडिडेट सरदार मनमोहन सिंह को घोषित कर देती है। और 2009 से 2014 तक जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनते हैं। और उसके बाद जो आगे आने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी, वो 2014 से लेकर 2019 तक एक अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, यानी पहली इनिंग उन्होंने खेल ली है, दूसरी इनिंग खेल रहे हैं, यानी 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे जी। इनका क्रम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस समय में आए थे, उनका ध्यान रखना है, वर्ष भी ध्यान रखना है, इनको आप नोट कर लीजिए। ये भारत के प्रधानमंत्री है जी, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक उप प्रधानमंत्री का भी आता है। देखिए जी, उप प्रधानमंत्री संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री का ये संसद के द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया पद है। सबसे पहले अगर हम भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था नहीं है, ये एक राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार सर्जित किया गया है। अब होता क्या है जी, उप प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ी कि प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार 2 हैं। अब दोनों का ही रुतबा एक जैसा है, दोनों ही गद्दावर नेता है, दोनों ही बार बार जीत के आए हुए हैं। अब उन दोनों में से एक को चुनना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, एक को PM बना देंगे, एक को डिप्टी PM बना देंगे। तो इसीलिए ये अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सेट करने के लिए उप प्रधानमंत्री का पद आया है। अब उप प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है और भारत में अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं जी। 7 बन चुके हैं, इन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है जी। यानी जितनी कैबिनेट मंत्री को जितनी सुविधाएं प्रदान की जाती है उतने ही उप प्रधानमंत्री को की जाती है जी। अब बात करें सबसे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री बने कौन थे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बने थे
और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी। ये 1966 की बात है जी, जब भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और जनसंघ में चले गए थे जी। इसके बाद चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने, तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। बाबू जगजीवन राम जी थे, उन्हें उस समय बाबू जगजीवन राम जी थे, उप प्रधानमंत्री बने, उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई सरकार। तो ये थे। और इसके बाद आगे वाले जी, यशवंत राव चौहान जब उप प्रधानमंत्री बने, उस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। उसके बाद चौधरी देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री बने, उस समय वीपी सिंह एवं चंद्रशेखर के समय में चौधरी देवीलाल जी, दोनों के समय में उप प्रधानमंत्री रहे थे। मिली जुली सरकार थी, सभी को खुश करना जरूरी था, इसीलिए सभी को पद दे दिए, किसी को उप प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद में जी, लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री रहते थे 1999 से लेके 2002 तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जी, इस बात का भी ध्यान रखना जी। अब बात कर रहे हैं जी, बीजेपी के कर्ता धर्ता ये दो ही व्यक्ति थे जी। अब दोनों में से एक को ही प्रधानमंत्री बनना था, तो ये उम्र के हिसाब से बड़े थे, इसीलिए इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया और इन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस तरीके की पद दे दिए जाते हैं जी। कुछ प्रश्न है जी, ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, लिख सकते हो, आपका पूरा उसका आंसर दिया जाएगा। आप कभी भी इसे कर सकते हैं। और उसके अलावा अपना किसी भी संविधान से संबंधित कोई भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर सकते हो, स्टार ऑनलाइन क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जी। बाकी कमेंट बॉक्स में भी लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो ये आज तक के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें भी जरूर देखिए जी। जिस तरीके से हम बात करें, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वेतन में भत्तों का निर्धारण करता है। अब वेतन में प्रधानमंत्री को वेतन में भत्ते कौन करता है? संसद करती है जी। प्रधानमंत्री को कितना वेतन देना है, कितना नहीं देना है, तो देखिए जी, अधिकतर बुकों में प्रधानमंत्री का वेतन नहीं लिखा हुआ है जी। वेतन है प्रधानमंत्री को 2 लाख रुपए मिलता है जी वर्तमान में जी, इस बात का ध्यान रखना जी। इस बात का, यानी कैबिनेट मंत्री को जितना वेतन मिलता है उतना ही प्रधानमंत्री को मिलता है जी, इस बात का। लेकिन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है, ये आपके सामान्य जानकारी के लिए है जी। इसके बाद हम बात करें, इसके अलावा वेतन भत्ते अलग भी मिलते हैं, वे भत्ते भी अलग मिलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के शासन के मामलों में विधायन के प्रस्तावों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? मैंने बताया था अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना ले सकता है, यानी एक तरीके का कड़ी का काम करता है। यह सेकंड ग्रेड टीचर पीटीआई 2012 में आया हुआ प्रश्न है जी। इसके बाद किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन की सरकार बनाई थी? मैंने बताया था 1977 में मोरारजी देसाई ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी। मोरारजी देसाई था। ये टीचर सेकंड ग्रेड पीटीआई 2012 में आया हुआ प्रश्न है जी। ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन आया हुआ प्रधानमंत्री। अब ऐसा पूछा, अधिकतर बुकें, ये प्रश्न बहुत से एग्जाम में है, ये टीचर सेकंड ग्रेड साइंस के एग्जाम में ही है, और अधिकतर ये प्रश्न आता ही आता है। प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत, चयनित, क्या होता है? प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है जी, इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करें, हमारा जो अगले हैं, अगर हम बात करें विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी जी श्री माओ भंडार नायके। ये राजस्थान एसआई 2011 में आया। ये कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी जी, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था, ये राजस्थान एसआई की परीक्षा में आया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पता ही है। जिसमें भारत के प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है, ये भी टीचर सेकंड ग्रेड एसएसटी में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद जी अगला प्रश्न है आपका जी, भारत के राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक केंद्र बिंदु होता है? बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है जी। शासनाध्यक्ष होता है, वास्तविक अध्यक्ष यही होता है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। ये टीचर सेकंड ग्रेड में आया हुआ 2010 में। और इसके बाद हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए थे, वो कौन थे? वो इंदिरा गांधी थी जी।
72 के समय भारत की पूर्व सोवियत संघ के साथ हमारा समझौता हुआ था, 20 वर्षीय शांति संधि हुई थी। तो हमने कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से ले लिए थे और उन्होंने देश में कर्तव्य जो वर्तमान में उनकी संख्या 11 है उनको भी जोड़ा था। तो वो जोड़ने वाली जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी जी। ये भी टीचर सेकंड ग्रेड मैथ के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जी। यहाँ पर जितने प्रश्न की चर्चा हो रही है वो आए हुए प्रश्न है जी। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं हम कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना था जी? गुलजारी लाल नंदा जी लाल थे जी। और ये RSRTS 2010 के एग्जाम में आया हुआ है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इसके बाद में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान में इसका नीति आयोग कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री होता है जी। सारी SSC CPO SI 2009 में ये परीक्षा में आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है भी। नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है जी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निवास करती है? अब ये कहा गया है जी प्रधानमंत्री में निवास करती है, टेट 2009 में आया हुआ है। अब आप कहोगे कि संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता होती है जो अपने स्वतंत्र निर्णय लेता है, तो वो संप्रभुता किस में निवास करती है? वो प्रधानमंत्री में करती है। अब आप कहोगे कि क्या राष्ट्रपति में नहीं करती है? नहीं जी, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है जी। राष्ट्रपति की शक्तियां जरूर उसके पास होती है, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा ही प्रधानमंत्री करता है, तो इस बात का ध्यान रखना जी। इसके बाद अगले हम बात कर रहे हैं कि किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी? अब इस बात का ध्यान रखना, जब 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय वायसराय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो जवाहरलाल नेहरू को, ये भी RSRTS 2008-9 में आया हुआ है। पहले प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते थे, तो हमें ध्यान होना चाहिए, कब दोहरा दे उसका पता नहीं होता, तो इसलिए हमें करना जरूरी है। किस प्रधानमंत्री के कार्य में मताधिकारी आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? पहले 21 वर्ष थी और उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये तो काम कोई युवा ही कर सकता है, और भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था, और ये SSC 2008 में आया हुआ प्रश्न है जी। इस बात का भी ध्यान रखना जी। हमारे अंतिम प्रश्न है जी, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री देखे? जनता दल ने थे 2-2 था जी। SSC CPO एग्जाम SI में आया हुआ है जी। यानी जनता दल ने 2-2 प्रधानमंत्री देखे दिए थे जी, एक ही समय, यानी एक ही लोकसभा के अंदर। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद ये 1632 के अंदर प्रारंभ हुई थी जी। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत आ जाता है, इतना अपने गहराई में नहीं जाना है जी। इसके बाद हम बात करें भारतीय संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, ये RRB ASM 2005 में। अब उप प्रधानमंत्री का वहाँ नाम आए तो आपने यहाँ वहाँ ऐसे मत सोच लेना कि ये संविधान में उल्लेखित है, बिल्कुल नहीं है जी। ये अपनी व्यवस्था सेट करने के लिए अपनी तरफ से क्रिएट किया गया है जी मंत्री। इसके बाद हम बात करें मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल संघीय बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये RRB में आया हुआ है जी। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था जी। चौधरी चरण सिंह व चंद्रशेखर व HD देवगौड़ा को कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और इन्होंने त्याग पत्र देना पड़ा था। UPSC का एग्जाम में आई हुई है जी ये, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये प्रश्न थे जी जो प्रधानमंत्री से संबंधित थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कोई भी प्रश्न हो आप टाइप कर सकते हो, आपका उत्तर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक व शेयर ज़रूर करना है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।